नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं और ऐसे केसेस होते हैं जिनका मतलब समझ ही नहीं आता, उसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आखिर ये मर्डर किया किसने होगा, ये क्राइम किया किसने होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मर्डर ही हो, वो रेप भी हो सकता है, वो किडनैपिंग भी हो सकती है या वो रॉबरी भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि पुलिस को जो है वो सल्यूट करने का दिल करता है, क्योंकि जब पुलिस अपनी सूझबूझ पर आती है और जब वो अपने अपने तरीके अपनाती है तो फिर उस सिचुएशन में कातिल तक कैसे पहुंचती है, तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि नहीं, पुलिस वालों को उस टाइम पर सल्यूट किया जाना चाहिए कि सच में उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। आज का जो केस है वो इसी चीज़ पर है कि जब केस के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था, कहीं कुछ कातिल का पता नहीं चल रहा था कि आखिर इसमें कातिल हो कौन सकता है, लेकिन उसके बाद अंधी गलियों से निकलते हुए जब पुलिस ने केस को सुलझाया तो फिर लगा कि नहीं, पुलिस अपनी सूझबूझ दिखाती है तो पुलिस को सलाम भी बनता है। चलते हैं आज की वारदात पर। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वारदात पर। आज की जो वारदात है ये वारदात है यूपी स्टेट की। आज की जो वारदात है ये वारदात है पवित्र शहर हरिद्वार की। और आज की जो ये वारदात है 26 जून 2020 की। 26 जून 2020 को जो पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत सिंह नेगी हैं, वो रात का टाइम था, पेट्रोलियम पे थे और तभी उनके फ़ोन पर एक कॉल आती है। कॉल देखते हैं कि अननोन नंबर से कॉल है। अब वो कॉल पिक करते हैं तो वहाँ से कॉल करने वाला बोलता है कि मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। तो नेगी जी कहते हैं कि हाँ जी बोलिए। तो वो कहता है कि किसी ने देर रात मेरे भाई का मर्डर कर दिया है। अब वो कहते हैं आप कहाँ से बोल रहे हो? तो बताता है कि मैं हरिद्वार के पास से ही, जो कि आपके थाने के अंतर्गत आता है, झाबरेड़ी से बात कर रहा हूँ। जब वो ये चीज़ बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई की किसी से दुश्मनी? कहते नहीं, मेरा भाई तो जो है वो हरिद्वार में ही एक श्री सीमेंट करके कंपनी है, निजी कंपनी, वहाँ पर एज अ ड्राइवर काम करता है और कल शाम ही वो देहरादून से वापस आया है। उसकी गांव में किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा रहता ही नहीं है। उसके बाद नेगी जी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बताता है कि मुझे ऐसे लगा, किसी के कूदने की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि शायद गांव में चोर आ गए हैं। मैं बाहर निकल के देखता हूं तो मैंने देखा कि कोई इंसान है जो कूद के बाहर की तरफ गया है। मैंने बाहर निकल के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आके लेट गया। जब मैं लेटा तो मुझे एकदम से कराहने की आवाज़ आई और इसके बाद जब मैं ऊपर छत पर गया, क्योंकि मेरा भाई जो है वो ऊपर छत पर सो रहा था, और जब मैं ऊपर छत पर गया वो कराहने की आवाज़ का पीछा करते करते तो देखा कि मेरा जो भाई है, जो कि कज़न ब्रदर है मेरा, खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसके गले पर, उसके पूरे शरीर पर चाकुओं के निशान थे। मैंने फटाफट अपने घर वालों को, बाकी सारे घर वालों को आवाज़ दी। सब घर वाले मेरे वहाँ ऊपर छत में इकट्ठा हुए और हम जैसे ही उसको अस्पताल लेके जाने लग रहे थे और इतने में ही मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। तब इंस्पेक्टर नेगी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम 15 से 20 मिनट में आपके पास पहुंच रहे हैं। और इसके बाद जो इंस्पेक्टर नेगी जो है वो अपने पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और पुलिस स्टेशन कॉल करके अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं और इसके साथ ही बाकी और भी पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर और वो विलेज झाबरेड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। 20 मिनट में मौका वारदात पर पहुँचते हैं। और जब मौका वारदात पर पहुंचते तो देखते हैं कि बहुत भीड़ उमड़ी हुई है। वो सबसे पहले तो भीड़ को अलग करते हैं और उसके बाद लाश का जो है वो मुआयना करते हैं। और उसके बाद आस पड़ोस वालों से, घर वालों से एक बात पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई है जिसके साथ प्रदीप की किसी के साथ दुश्मनी हो? तो गांव वाले भी कहते हैं कि नहीं, वो तो ऐसा इंसान ही नहीं था, बहुत हंसमुख स्वभाव का था। इवन वो किसी से गाँव में लड़ाई भी नहीं होती थी और वैसे भी वो गांव में रहता कम था क्योंकि अपने काम के सिलसिले में वो मोस्टली बाहर रहता था। जब ये चीज़ पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर पुलिस वालों को लगता है कि आखिर ये केस हो क्या सकता है, क्योंकि पहली नज़र में ही ये चीज़ दिख रही थी कि लूटपाट का केस नहीं हो सकता। उसके लिए रीज़न ये था कि लूटपाट के लिए सबसे पहली बात तो है कि ऊपर छत पर आकर किसी को क्यों मारा जाएगा, क्योंकि
प्रदीप जो है वो ऊपर छत पर सो रहा था। अगर किसी का मर्डर होता तो फिर नीचे होता, जो नीचे कमरे में लोग सो रहे थे, उनके घर परिवार वाले, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं किया गया, सिर्फ प्रदीप की हत्या की गई। इससे पहली नज़र में ये चीज़ समझ में आ रही थी कि आपसी रंजिश का मामला है ये, लेकिन गांव वाले और आस पड़ोस वाले यही चीज़ बोल रहे थे कि आपसी रंजिश उसकी किसी के साथ थी नहीं। अब पुलिस वालों को जो है वो ये चीज़ जो परेशान कर रही थी, और इन्हीं सब चक्कर में 2 दिन निकल जाते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पूरे 2 दिन पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर कत्ल किया किसने होगा। वहीं पर जो घर वाले हैं प्रदीप के, वो बार बार आके इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर आपने आगे प्रोसेस क्या किया, कातिल पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। अब पुलिस जो अभिषेक है उसका कजन ब्रदर, उससे पूछती है कि आखिर जो प्रदीप है, प्रदीप के घर में और कौन कौन है। तो कहते हैं प्रदीप जो है वो शादीशुदा है और उसकी ममता भाभी के साथ शादी हुई थी। तो पुलिस कहती है कि ममता किधर है। तो वो कहते हैं कि ममता भाभी जो है वो उनकी प्रदीप भैया के साथ लड़ाई हो गई थी, और इस वजह से वो अपने मायके में रह रही हैं काफ़ी सालों से। एटलीस्ट 2-3 साल हो चुके हैं, और 2-3 सालों से वो अपने मायके में रह रही है। बड़ा बेटा जो है वो शकुन, वो ही प्रदीप के साथ रहता है। इसके बाद ममता को फ़ोन किया जाता है। ममता जो है वो बादशाहपुर में अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। ममता को कॉल किया जाता है, ममता भी मौका वारदात पर पहुंचती है। अब इसके बाद अभिषेक जो है वो और बाकी सारी चीज़ें बताता है। वो बताता है कि 2001 में प्रदीप की ममता के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों की खुशहाल लाइफ चल रही थी। इसके बाद उनके 3 बच्चे भी होते हैं, और 3 बच्चे होने के बाद फिर कहीं ना कहीं ममता भाभी का जो बिहेवियर है वो चेंज होने लग जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो है बिहेवियर में बदलाव आने लग जाता है। उनको गैर मर्दों से बात करना, मतलब उनके चाल चलन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें भी शक होने लग जाता है। और इसी बात पर प्रदीप भैया की अक्सर ममता भाभी के साथ झगड़ा होता रहता है, और इसी झगड़े के चलते वो अपने मायके चली गई थी। और जब ये चीज़ पुलिस वालों को पता लगती है तो पुलिस वालों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक, कहते ना, एक घंटी बजती है शक की। लेकिन इतनी सी बात पर वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद खामोशी से इंस्पेक्टर नेगी जो है वो केस को बहुत खामोशी से हैंडल करते हैं। वो 2 टीमें बनाते हैं, और दोनों टीमों को सिविल ड्रेस में, एक को झाबरेड़ी भेजते हैं और एक को बादशाहपुर भेजते हैं। जब झाबरेड़ी में पता किया जाता है और साथ ही साथ बादशाहपुर में पता किया जाता है, तो पता चलता है ममता का चाल चलन जो है वो कुछ ठीक नहीं था। गैर मर्दों से मिलना, गैर मर्दों से बात करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउटफुल था। ऐसा नहीं है कि किसी और इंसान से अगर आप बात करते हैं तो हमेशा शक के दायरे में ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है वो आसपास सोसाइटी वालों को बता ही देता है कि आपका नेचर किस टाइप का है। तो यही चीज़ें थी जो ममता के नेचर को डाउट में डाल रही थी। इधर दूसरी तरफ पुलिस क्या करती है, पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना शुरू करती है, और दूसरा एंगल ये समझ में आता है कि वो क्या करते हैं, उस टाइम पर मौका वारदात पर जहाँ पर प्रदीप के फ़ोन की लोकेशन थी, उसी लोकेशन के सराउंडिंग और बाकी फ़ोन्स की लोकेशन जो है वो ट्रैक करने लग जाती है, चेक करने लग जाती है। वो ये चेक करती है क्योंकि रात का वक्त था, रात के वक्त में सब अपने अपने घर में होते हैं, तो ये देखना था कि उस टाइम पर फ़ोन की लोकेशन जो है वो मूव कौन से फ़ोन की कर रही है। इस चीज़ में पुलिस को नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन फिर एक नंबर है, एक नंबर पर पुलिस को बार बार शक होता है। जब उस नंबर के बारे में जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर जो है ये अमन का है, अमन नाम के एक व्यक्ति का है। जब उसके नंबर की CDR जांची जाती है तो पता चलता है कि उस नंबर से ममता के नंबर पर बहुत बार बात होती है और बहुत लंबी लंबी बात होती है। अब पुलिस को जो है कहीं ना कहीं इस नंबर पर डाउट होता है। अब पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर अभिषेक से पूछती है और घर वालों से पूछती है, तो फिर एक बात और पता लगती है कि लगभग 3 साल पहले अमन और प्रदीप की दोस्ती हुई थी, क्योंकि अमन भी एक ट्रक ड्राइवर था और वो सहारनपुर के हरिपुर गांव का रहने वाला था। दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद दोनों का आना जाना एक दूसरे के घर में लगा रहता है। अमन भी प्रदीप के घर में आता है। जब प्रदीप के घर में आता है तो ममता का जो चंचल स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं अमन से छुप नहीं पाता। अमन और ममता में भी बातचीत होने लग जाती है और इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों में नाजायज़ रिश्ता जो है वो बन जाता है। अब ये चीज़ें जो हैं वो जितना मर्जी कोशिश कर लो छुपती नहीं है। और एक दिन प्रदीप को ये बात पता लगती है, क्योंकि जब भी वो मिलते थे वो प्रदीप की गैर मौजूदगी में मिलते थे।
लेकिन उस दिन प्रदीप को पता चल जाता है और इसके बाद प्रदीप जो है वो अमन को भी डांटता है और इसके साथ ही वो ममता को भी मना करता है। लेकिन ममता अमन से बात करने के लिए, अमन से रिश्ता रखने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। अगर देखा जाए तो अमन और ममता की एज में बहुत गैप था। जहां ममता 42 ईयर्स की लेडी थी, वहीं पर प्रदीप जो है महज 23 साल का लड़का था। लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों के बीच जो संबंध था, वो संबंध उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए गवारा ही नहीं कर रहा था। जब ये बात आती है तो फिर प्रदीप जो है वो प्रदीप ममता के साथ झगड़ा करता है और इसी के बाद फिर ममता जो है वो अपने मायके चली जाती है और मायके में रहने लग जाती है। लेकिन चूंकि इनका डाइवोर्स नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं प्रदीप का राइट बनता था, क्योंकि खर्चा जो है वो प्रदीप ही उठाता था। तो प्रदीप को तब भी पता था कि बादशाहपुर में भी ममता जो है वो अमन से मिलती है और इसके साथ ही वो अमन को बार बार मना भी करता था, इधर ममता को भी मना करता था। जब पुलिस को ये चीज़ पता लगती है कि अमन और ममता के बीच में रिलेशन था, तो फिर पुलिस जो है वो देर ना करते हुए अमन की तलाश शुरू कर देती है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, लस्सर गांव में अमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस समय जिस समय कि अमन ममता से मिलने जा रहा था। पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद फिर अमन से पूछताछ की जाती है। शुरू में नानुगुर करने के बाद अमन जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो वही चीज़ सारी बताता है कि कैसे वो मिला प्रदीप को, कैसे उसके घर पर आना जाना हुआ और उसके बाद कैसे वो ममता से मिला। लेकिन उसके बाद वो बताता है कि ममता से जब मेरी बात हुई तो फिर ममता ने मुझे बोला, जब प्रदीप बहुत ज़्यादा रोकने लग गया था, जब बहुत ज़्यादा रोक टोक करने लग गया था तो फिर मेरी ममता से बात हुई। ममता कहती है कि इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। और इसके बाद ही मैंने 25 जून 2020 को प्रदीप के बड़े बेटे शकुन को कॉल लगाया। शकुन ने बताया कि पापा जो है वो देहरादून से अभी लौट कर आए हैं। तो मुझे पता लग गया कि यही मौका है जिस समय पर प्रदीप को रास्ते से हटाया जा सकता है। और फिर 26 जून 2020 को मैंने एक चाकू खरीदा और चाकू खरीदने के बाद मैं अमन के प्रदीप के घर चला गया। प्रदीप के घर जाने के बाद मुझे पता था कि प्रदीप जो है गर्मियों में छत पर सोता था और मुझे ये भी पता था कि पीछे से खेत लगते हैं और खेत की साइड से ऊपर छत पर आसानी से जाया जा सकता है। और मैं ऊपर छत पर पहुंचता हूं तो प्रदीप की जो आँख खुल जाती है, जब उसकी आँख खुल जाती है और इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, मैंने उसके गले पर चाकू से वार किया। चाकू से वार करने के बाद वो बेसुध सा हो जाता है और उसके बाद मैंने उसकी छाती पर 2-3 वार किए। अब मुझे लगा कि इतना काफ़ी है, अमनी प्रदीप की इतने में मौत हो जाएगी, तो फिर मैं वहाँ से भाग लिया। भागने के बाद मैं लस्सर पहुँचा और लस्सर पहुँचने के बाद मैं वहाँ पर 2 दिन छुपा रहा। और इसके बाद और जब आपने मुझे हिरासत में लिया उससे पहले मैं ममता से मिलने ही जा रहा था। अब पुलिस उसको हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद फिर ममता को भी पूछताछ के बहाने पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। जब ममता सामने अमन को बैठा हुआ देखती है तो उसको समझ आ जाता है कि पुलिस ने ये केस जो है वो सॉल्व कर लिया और वो पकड़ी गई। वो भी ज़्यादा नानों को नहीं करती, वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेती है और इस तरीके से एक जो केस है उसकी गुत्थी सुलझती है। पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुख्ता करती है कि उन्होंने जो केस है वो सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद दोनों को हिरासत में भेज दिया जाता है। हिरासत में भेजने के बाद दोनों को पुलिस रिमांड ली जाती है। सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। वो चाकू भी बरामद किया जाता है जिस चाकू से अमन ने प्रदीप का कत्ल किया था। इसके साथ ही पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है। प्रदीप की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही पुख्ता होता है कि उसकी जो मौत है वो वार करके और एक्सेस ब्लड लॉस करके उसकी मौत हुई है। अब ये जो केस है ये कोर्ट में है और इसके बाद देखते हैं कि कोर्ट जो है वो क्या डिसीजन देती है। तो एक ऐसा केस जिस केस में सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ रिश्तों करके जिंदगियों का खात्मा हो जाता है, जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, बसा बसाया घर खत्म हो जाता है, तीनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हकीकत बात है दोस्तों कि नाजायज़ रिश्ते जो है, नाजायज़ रिश्ते कभी भी सुखद परिणाम तो नहीं देते। इसलिए कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में भी आती है तो मेरा मानना है उनको सोचना चाहिए, उनको एक बार ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। क्षण भर की खुशी के लिए या पल थोड़े दिनों की खुशी के लिए आप ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगा सकते, लेकिन कई बार लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अंजाम इसका हमेशा बुरा ही होता है, जिस तरीके से इस केस का हुआ। तो दोस्तों इस वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।